हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज से हम शुरू कर रहे हैं एचपी टेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन। यह हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी। हर एक वीडियो में हम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी जानेंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन पहले प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी थ्योरीज मैं आपको बताऊंगा आप उसे जरूर से नोट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? हमारे पास ऑप्शन दी गई है रेवेन, गिलफोर्ड, टोलमैन या फिर टर्मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेवेन जो है इन्होंने 1936 में प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है यह विकसित किया था। अब बात करते हैं गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड जो है इन्होंने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है, जिसको उसने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। यह भाग कौन से हैं? पहला है आपका सक्रिया यानी कि ऑपरेशन, दूसरा रहेगा विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, तीसरा है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अगर पहले भाग की बात करें यानी कि सक्रिया की, तो इसको बांटा है 5 भागों में। पहला भाग रहेगा आपका संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, दूसरा है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, तीसरा रहेगा अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, चौथा है स्मृति यानी कि मेमोरी और पांचवा है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है। दूसरा भाग था विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। तो कंटेंट को बांटा है 4 भागों में। ये 4 भाग रहेंगे आकृति, प्रतीकात्मक, भाषा और व्यवहारात्मक। लास्ट है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बांटा है 6 भागों में। ये 6 भाग है इकाइयां, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण और आशय। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब बात करते हैं टोलमैन की। तो टोलमैन जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसको आप अच्छे से याद रखना, पर्पस ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। यह बुक जो है टोलमैन के द्वारा लिखी गई है। एक बार दोबारा सुन लो, पर्पस ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। अब बात करते हैं टर्मन की। तो टर्मन, स्टर्न और एबिंगहॉस, 3 व्यक्ति याद रखेंगे। टर्मन, स्टर्न और एबिंगहॉस ने एक कारक के सिद्धांत का समर्थन किया और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन एक कारक सिद्धांत यानी कि वन फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी दी किसने है? तो ये दी गई है बीने के द्वारा 1911 में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। एक कारक सिद्धांत की थ्योरी किसने दी है? ये दी गई है बीने के द्वारा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर पौनावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है यह तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना कि किशोरावस्था जो है यह तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। और यह कहा था स्टेनले हॉल ने। किसने? स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार इदम डैश डैश सिद्धांत पर आधारित है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है दुख, डर, वास्तविकता या फिर सुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? हमारे पास ऑप्शन दी गई है कार्ल रोजर्स, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस और लास्ट ऑप्शन है फेशिटंगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एबिंगहॉस। अगर बात करें विलियम जेम्स की, तो विलियम जेम्स जो है इन्होंने कार्यतमवादी संप्रदाय, कौन सा? कार्यतमवादी संप्रदाय का प्रवर्तक या आप कह सकते हैं प्रतिपादक का सिद्धांत या अवधारणा दी है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन दी गई है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? हमारे पास ऑप्शन दी गई है फ्रेडरिक फ्रोवेल, गार्डनर, वॉटसन या फिर ऑलपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोवेल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गार्डनर के ऊपर। तो गार्डनर जो है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत,
कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यह इनके द्वारा दी गई है। और इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। कितने? 9 प्रकार। अब बातें हैं वॉटसन के ऊपर। तो वॉटसन जो है, इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है बिहेवियरिज्म। क्या नाम है? बिहेवियरिज्म। इस पुस्तक को भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान एक डैश डैश प्रक्रिया है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं स्थायी, अस्थायी, चयनात्मक या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चयनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं आजीविका, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है अंतर्नोद का सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि संबंध शक्ति डैश डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं जैविकीय, वातावरणीय, संवेगात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश डैश परिवर्तन होते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं अस्थायी, स्थायी, नियंत्रित या अनियंत्रित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास अनुवंशिकता व डैश डैश की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है भौतिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या फिर वातावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं थॉर्नडाइक, सिकनर, स्टर्न या फिर टर्मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत, अधिगम में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधन सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत और एसार सिद्धांत। ये सभी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। एक बार दोबारा सुन लो, बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत, अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत और एसार सिद्धांत। ये सभी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। और इनका कहना था कि पशु हो या मनुष्य, प्रयत्न तथा भूल के द्वारा ही सीखते हैं। और इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम प्रतिपादित किए हैं। बात करते हैं सिकनर की। तो सिकनर से आप याद रखेंगे क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। कौन कौन से हो गए? क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। ये सभी जो है ये सिकनर के द्वारा दिए गए हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको आप अच्छे से याद रखना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह बुक सिकनर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहे, उसे डैश डैश कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं कुंठा, द्वंद, प्रेरणा या फिर दबाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं रोड्सरा परीक्षण, पीएफ प्रश्नावली, टीएटी या बिने साइमन स्केल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिने साइमन स्केल। अगर बात करें रोड्सरा परीक्षण की, तो रोड्सरा परीक्षण जो है यह एक स्याही धब्बा परीक्षण है और इसे 1921 में हरमन रोड्सरा के द्वारा प्रतिपादित किया है। इस परीक्षण में 10 स्याही के धब्बे होते हैं जिनमें से कुछ काले, सफेद ग्रे और बहुरंगी होते हैं। अगर बात करें रोड्सरा परीक्षण की कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग होता है बौद्धिक और गैर बौद्धिक दोनों व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए। कहां पर? बौद्धिक और गैर बौद्धिक दोनों व्यक्तित्व लक्षणों को
मापने के लिए। अब बात कर लेते हैं 16 PF प्रश्नावली। तो 16 PF प्रश्नावली से आप इतना याद रखना कि यह प्रश्नावली जो है कैटल के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं TAT की। तो TAT जो है इसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, और TAT को हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन के द्वारा विकसित किया गया है। क्या बताया मैंने आपको? TAT जो है इसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, और TAT को हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है? एक व्यक्ति परक व्यक्तित्व परीक्षण है। क्या है टैट? एक व्यक्ति परक व्यक्तित्व परीक्षण है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना है। किसके व्यक्तित्व का? व्यक्ति के व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हमारे पास ऑप्शन है बंदूरा, फ्रायड, एरिक्सन या फिर यूंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। इसके अलावा एरिक्सन ने अपने पूरे जीवन काल को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया है। तो एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई है? यह बताई है 8 अवस्थाएं, जो कि रहेगी आपकी पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह अवस्था जो है यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था को ओरल सेंसरी स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को? ओरल सेंसरी स्टेज। और इस अवस्था में माता जो होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बच्चे को भोजन तथा दूध पिलाना इस अवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी अवस्था है स्वायत्तता बनाम शर्म या शंका, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इस अवस्था को मस्कुलर एनुअल स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्कुलर एनुअल स्टेज। ठीक है, और यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की होती है, और इस अवस्था का मुख्य कार्य होता है शौच का प्रशिक्षण, बच्चे को बार बार शौच के लिए ले जाना। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस अवस्था को लोकोमोटर जेनिटल स्टेज या प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है, और यह अवस्था 4 से 6 वर्ष तक की होती है, और जिम्मेदारी की भावना और परिवार महत्वपूर्ण भूमिका इस अवस्था में अदा करता है। इस उम्र के बच्चों को शरीर, उनके व्यवहार, खिलौने के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरिटी। इस अवस्था को लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेंसी स्टेज। और यह अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच होती है, और स्कूल तथा आस पड़ोस जो होता है इस अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्कूल और खेल इस अवस्था की महत्वपूर्ण घटना है। याद रखना, स्कूल और खेल जो है इस अवस्था की महत्वपूर्ण घटना है, और इस अवस्था में बालक को परिश्रमी बनाने के लिए शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है पहचान बनाम भ्रांति। इस अवस्था को एडोलसेंस स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडोलसेंस स्टेज। और यह अवस्था जो होती है 13 से 19 वर्ष के बीच होती है, और इस अवस्था में बालक के मन में प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बन सकता हूं। ऐसे प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं, और इससे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। एरिक्सन की ये 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो है यह महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा रहती है आपकी यंग अडल्टहुड जो कि 20 से 40, मिडिल अडल्टहुड 40 से 60, और लेटर अडल्टहुड 60 से ऊपर। तो ये थी एरिक्सन की 8 अवस्थाएं। आप इनको अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं बंदूरा की। तो बंदूरा जो है इन्होंने सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत दिया है। कौन सा? सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत। फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर NN सेनगुप्ता के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर NN सेनगुप्ता के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। अगर बात करें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है यह 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में विलियम बूंट के द्वारा स्थापित की गई थी। कब की गई? 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में विलियम बूंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, और विलियम बूंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शन दिए है एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. सिकनर या जॉन डीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? हमारे पास ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है, जो कि रहेगी आपकी, पहली रहेगी संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है और यह अवस्था 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल और यह 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। और तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यह 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। और लास्ट है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल, यह 11 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश डैश होगी। हमारे पास ऑप्शन है 15 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला रहेगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? हमारे पास ऑप्शन दी गई है केवल रचनात्मक आंकलन, केवल योगात्मक आंकलन, न रचनात्मक आंकलन, न योगात्मक आंकलन और लास्ट ऑप्शन है दोनों रचनात्मक आंकलन तथा योगात्मक आंकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दोनों रचनात्मक आंकलन तथा योगात्मक आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है? हमारे पास ऑप्शन दिए है कंप्यूटर, राजनीतिक दल, अनुवांशिकता या फिर परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जैविक विकास या उपरोक्त सभी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सीमित, सतत, धनात्मक या फिर सामान्य। तो विकास जो है यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश डैश कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है परिवर्तक पत्रिका, निरीक्षण, विवरणात्मक कथाएं या फिर प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विवरणात्मक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग डैश डैश के परीक्षण की एक विधि है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है परिणाम, परिकल्पना, विश्लेषण या फिर विषय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परिकल्पना। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू है। हमारे पास ऑप्शन दी गई है दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान का, गणित का या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान का।
तो गाइस ये थी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन की फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं क्लास 2 में।